सो लास्ट टाइम हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ा था एंड असिम्प्टोटिक नोटेशंस किया था हमने कि असिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होते हैं, लाइक जिसमें हमने बिग ओ नोटेशन, बिग ओमेगा नोटेशन एंड थीटा नोटेशन हमने कवर करी थी। तो इस वीडियो में बेसिकली जो अगर हम यूनिवर्सिटी लेवल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो द फर्स्ट पार्ट इज सफिशिएंट, बट अगर हमें थोड़ा एडवांस अगर हमें जाना है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ तो हमें सेकंड वीडियो भी देखनी पड़ेगी ना। सेकंड वीडियो में क्या आता है, अब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं। हम नंबर ऑफ फॉर लूप्स काउंट करते हैं कि फॉर लूप्स की कितनी आइटरेशंस काउंट होने लग रही है, उस हिसाब से हम करते हैं। बट इन दिस केस कि लाइक अगर हमें फॉर कोड ना दे रखा हो, बस एक कोड की रिलेशनशिप दे रखी हो, ठीक है, लाइक हमें उस रिलेशनशिप को हम जो बोलते हैं हम उसको बोलते हैं फिर रेकरेंस रिलेशन। ओके, दैट इज इन दैट केस रेकरेंस रिलेशन, रेकरेंस रिलेशन। ओके, नाउ रेकरेंस रिलेशन में क्या होता है, रेकरेंस रिलेशन मीन्स कि लाइक जो हमें इनपुट दे रखा होगा एक फंक्शन की, बेसिकली ये ओवरव्यू कह सकते हैं हम, एक फंक्शन का ओवरव्यू होता है जिसमें हमारे पास एक इनपुट कैसे दूसरे इनपुट पे डिपेंड करता है। कि लाइक हमारे पास एक बड़ी प्रॉब्लम थी किसी चीज़ को सॉल्व करने की, ठीक है, उस बड़ी प्रॉब्लम को हमने उसको सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर दिया, फिर ऐसे हमने सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर दिया, फिर सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर दिया, फिर सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर दिया। अब हमें इसका टाइम पता है कि हमें इसमें कितना टाइम लगेगा, लेट्स से इसमें 5 सेकंड लगते हैं, तो हम इसका यूज़ करके हम बड़े वाले का निकाल सकते हैं टाइम कितना लगेगा, फिर बड़े वाले का यूज़ करके हम बड़े का निकाल सकते हैं, और फिर ओवरऑल जो हमारी बड़ी प्रॉब्लम थी, जो एक्चुअल प्रॉब्लम थी, हमारे पास उसका टाइम आ जाएगा। तो रेकरेंस रिलेशन हमारा बेसिकली यही है। जैसे अगर मैंने एग्जांपल लिया, ओके, सो मैंने अगर यहाँ पे एग्जांपल लिया टी एन इज 2T n-1, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा कोड जो है 2 टाइम्स T n-1 चल रहा है। मतलब हमारी जो बड़ी प्रॉब्लम है उसको हमने कैसे डिवाइड किया, हमने दो छोटी प्रॉब्लम में, जो पहले इनपुट साइज n था, n इज व्हाट, n इज माई इनपुट साइज। ओके, तो पहले जो मेरा इनपुट साइज n था, अब मैंने उसको n-1 करके वही सेम एल्गोरिदम जो था वही चला दिया था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे साइज 1 कम करके किया, मतलब अगर मेरे पास ये बड़ी प्रॉब्लम थी जिसमें मेरा इनपुट साइज इस पोजीशन पे मेरा क्या है, इनपुट साइज n है। ओके, तो इसमें मैंने क्या किया, आगे कहीं जाके कुछ कोड हुआ होगा जहाँ पे मेरा 2 बार ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। 2 का मतलब क्या हुआ कि ये 2 बार हो रहा है, मतलब इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ Tn-1 प्लस Tn-1, मतलब T-1 एक अलग कोड चला है, Tn-1 एक अलग कोड चला है, बट इनपुट साइज एक लेंथ से कम हो गया। तो पहले जो इनपुट साइज मेरा यहाँ पे n था, अब वो मेरा इनपुट साइज यहाँ पे n-1 के साथ जाएगा, तो यहाँ इनपुट साइज मेरा क्या हो गया, n-1, और यही सेम प्रोग्राम वापस चल गया, मतलब यहाँ से ये सेम प्रोग्राम वापस चल जाएगा। ऐसे यहाँ इनपुट साइज n-1 हुआ, फिर ये प्रोग्राम वापस चल गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब ये हुआ होगा फिर यहाँ से आगे क्या केस बना होगा, यहाँ पे इनपुट साइज n-1 आया, यहाँ पे वापस प्रोग्राम चला, यहाँ पे फिर इनपुट साइज क्या हो गया होगा, n-2। ओके, इनपुट साइज n-2, ऐसे ही पहले ये वाला चला होगा, फिर जब ये वाला केस चला बना होगा तो उस केस में क्या होगा, फिर n-3 हो गया होगा, फिर n-4, n-5, n-6, ऐसे ऐसे करके कहीं ना कहीं n-n यानी 0 लेंथ का भी जाएगा, और 0 लेंथ से पहले वो 1 का भी होगा। ओके, तो वो हमारी बन जो होगी वो हमारी बेस कंडीशन बन जाएगी। बेस कंडीशन मतलब क्या होगी, बेस कंडीशन वो होगी जहाँ पे हमारा ये जो रिकर्जन की प्रोसेस है, जहाँ फंक्शन अपने आप को ही कॉल करने लग रहा है, वो हमारी स्टॉप हो जाएगी। तो अगर हमारे पास इस 1 का टाइम होगा, अगर हमारे पास इस 1 का टाइम होगा तो हम इसके ऊपर वाले का निकाल सकते हैं, फिर ऊपर वाले का निकाल सकते हैं, प्लस करके फिर ऊपर वाले का, फिर ऊपर 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 ऐसे ऐसे करके हमारे पास पूरे n का साइज आ जाएगा, मतलब हमारे पास Tn आ जाएगा, और जो Tn का टाइम आएगा दैट इज नथिंग बट व्हाट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, यही हमारा तरीका है। तो रेकरेंस रिलेशन हमारा ये ऐसे ही होता है। अब मैं इसको पूरे एक एक वैल्यू रखूँ, मतलब यहाँ पे टी ऑफ लेट्स से मेरे पास n था, तो मेरे पास यहाँ पे 2Tn-1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे Tn-1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट वुड बी T2n-2, ठीक है। Tn-3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 2n-2 की वैल्यू क्या होगी, n-3, 2n-3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2Tn-4, ऐसे ही चलता रहेगा। तो मैं इसकी वैल्यूज रखूँगा ऊपर, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, Tn इक्वल टू Tn-1 की वैल्यू रखी, दैट वुड बी 2 मल्टीप्लाई 2Tn-2, यानी 2 के पावर स्क्वायर Tn-2। ओके, ऐसे ऐसे आगे चलता रहेगा, और फिर मैं कहीं ना कहीं जाके प्लस कर दूंगा तो मेरे पास Tn आ जाएगा टोटल, क्योंकि Tn-2 कहीं ना कहीं जाके तो आगे खत्म हो जाएगा ना, Tn-n दैट वुड बी T1। ओके, और T1 हमें क्वेश्चन में अगर गिवन होगा तो हमारे पास फिर सारी क्या वैल्यू आ जाएगी, सिर्फ मैथमेटिकल वैल्यूज ही तो रहेगी, जैसे ये और जो फाइनल वैल्यू आएगी, तो उसमें कुछ कैलकुलेशन लगा के, मैथमेटिकल कुछ कंसेप्ट लगा के मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकता हूँ। तो बेसिकली रेकरेंस रिलेशन का मतलब यही होता है। रेकरेंस रिलेशन मेरे को क्या देता है, रेकरेंस रिलेशन मेरे को फंक्शन का या प्रोग्राम का एक ओवरऑल ओवरव्यू देता है कि मेरा कैसे इनपुट साइजेस जो है कैसे आपस में डिपेंड कर रहे हैं, कि n जो है n-1 पे कैसे डिपेंड कर रहा है, फिर n-1 n-2 पे कैसे डिपेंड कर रहा है। ओके, सो दीज आर बेसिकली द रिकरेंसलेशन की रिकरेंसलेशन का मतलब क्या हुआ। ओके, ऐसे ही उसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया कि भाई जो मेरा बड़ा प्रॉब्लम होगा मैं उसको एक साइज छोटा करके 2 से मल्टीप्लाई करके भेज दूंगा। तो ऐसे ही आगे रिकर्जन का फॉलो करके मेरे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। सो अब लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि भाई हमारे पास कितने मेथड्स होते हैं टू सॉल्व दी रिकरेंसलेशन। सो आज हम वही करेंगे। सो पहला मेथड जो इसमें आता है दैट इज मास्टर्स थ्योरम।
ओके, मास्टर्स थ्योरम पे कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि यू आर यूजिंग मास्टर्स थ्योरम सॉल्व द रेकंसिलिएशन। ओके, सो हम अभी मास्टर्स थ्योरम करते हैं पहले, देन उसके बाद हमारे पास जो बाकी के दो बच गए हमारे पास, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड वो करेंगे, ओके, और एक दूसरा हमारा रेकंसिलिएशन, फिर एक वो करेंगे। तो ये दो मेथड और ये मेथड करेंगे, तो हमारे पास ये 3 मेथड होते हैं ओवरऑल, जो हर एक में मतलब पूछे जाते हैं। तो सिर्फ इन दोनों में से पूछा, इन तीनों में से पूछा जाता है, ओके मेथड होता भी नहीं है। ओके, सो हम पहले मास्टर्स थ्योरम कर लेते हैं। ओके, सो मास्टर्स थ्योरम अप्लाई से करने से पहले आपको क्वेश्चन में ये पैटर्न मैच करना पड़ेगा कि क्या जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वो मास्टर्स थ्योरम के थ्रू सॉल्व होने लायक है, ये नहीं भी है। क्योंकि मास्टर्स थ्योरम जो होता है, एक मास्टर्स थ्योरम अपना एक स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉलो करती है कि अगर क्वेश्चन हमारा जो रेकंसिलिएशन है अगर वो हमारा इस फॉर्म में दे रखा है, अगर वो इसी फॉर्मेट में दे रखा है, देन तभी हम उसको मास्टर्स थ्योरम के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस ये फॉर्मेट होना मैंडेटरी है, मैंडेटरी टू हैव दिस फॉर्मेट, to have this pattern you can say to apply master's theorem. Okay, so you should have that like the pattern. ओके, सो अब मास्टर्स थ्योरम पहले बोलती क्या है, पहले हम वो सारा लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको समझते क्या है। तो मास्टर्स थ्योरम के लिए सबसे पहले ये पैटर्न होना चाहिए। ओके, अब इसमें ए कॉन्स्टेंट है, अगेन बी कॉन्स्टेंट है, और एफ एन इज अ फंक्शन ऑफ एन ओनली। ठीक है, अब आगे क्या है, आगे मास्टर्स थ्योरम ये बोलती है कि अब हमारे पास इसमें 3 केसेस आते हैं, केस 1, ओके, केस 2, केस 3। ओके, सो नाउ केस 1 क्या बोलता है, केस 1 बोलता है कि अगर हमारा फंक्शन एफ एन जो है, अगर वो फंक्शन हमारा बिग ओ ऑफ एन लॉग बी ए माइनस एप्सिलॉन, अगर हमारा फंक्शन ये है, हमारा किसी भी एप्सिलॉन की वैल्यू 0 से बड़ी हो, तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा, उसमें हमारी टी एन की वैल्यू क्या होगी, उसमें हमारी टी एन की वैल्यू हो जाएगी थीटा एन लॉग बी ए। ओके, फिर अगला केस क्या बोलता है, अगला केस बोलता है कि अगर हमारा एफ एन जो है, इफ एफ एन इज एन लॉग बी ए log k n where for k की वैल्यू ग्रेटर देन 0, देन इन दैट केस टी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी एन वुड बी n log बी ए log k प्लस 1 n। ओके, एंड द थर्ड फाइनल केस क्या होता है हमारा, वो है कि अगर हमारा एफ एन जो है दैट इज n log बी ए प्लस एप्सिलॉन, किसी भी एप्सिलॉन की वैल्यू 0 से बड़ी के लिए, एंड इफ ए ऑफ एफ एन बाई बी, ए एफ एन बाई बी इज लेस देन सी एफ एन। ठीक है, जहाँ पे हमारा सी बी ग्रेटर देन 0 है। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर हमारा एफ एन जो है वो इस पैटर्न को फॉलो करने लग रहा है, एन लॉग बी ए को, एंड फॉर एप्सिलॉन 0 से बड़ा, और साथ ही साथ ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए कि ए एफ एन बाई बी जो है हमारा वो एफ एन से लेस देन होगा। ओके, देन इन दैट केस हमारी टी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी एन वुड बी एफ एन। ओके, सो अब इसका लर्न करने का एक बार थोड़ा सा तरीका ढूंढते हैं क्या बन सकता है। इसके लर्न करने का तरीका सिंपल है, जैसे मेरे को दे रखा है कि एफ एन इक्वल टू एन लॉग बी ए। ओके, मेरे को ये दे रखा है, तो एन लॉग बी ए मतलब अगर एन लॉग बी ए माइनस एप्सिलॉन है तो एन लॉग बी ए डायरेक्ट आ जाएगा। ओके, इधर एन लॉग बी ए आ जाएगा। अगर हमारा ये एन लॉग बी ए लॉग के एन है, ठीक है, देन वही सेम वैल्यू आ जाएगी, बस के की वैल्यू प्लस 1 हो जाएगी। ओके, अगर वो एन लॉग बी ए प्लस एप्सिलॉन है, मतलब अगर कुछ प्लस करने पे हमारा फंक्शन बनने लग रहा है, ये एफ एन बनने लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम ये सेकंड कंडीशन और चेक करेंगे कि इफ ए एफ एन बाई बी इज लेस देन सी एफ एन। सो हमारा ये बन जाएगा सीधा, जो हमारा फंक्शन दे रखा है एफ एन, उसके बराबर आ जाएगा हमारा क्या, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, समझ गए। तो ये हमारा ये चीज़ होनी ज़रूरी है। लाइक अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ तो ओके, सो दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन दैट केस, इन दिस केस दिस इज एंड ओके, सो लेट अस सॉल्व सम वन क्वेश्चन फॉर द मार्क्स। ओके, सो एक एग्जांपल करते हैं। लेट्स सपोज हमें एक मार्क्स दे रखा है कि लाइक ओके, लेट्स यूज पेन कलर। सो अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि एक क्वेश्चन है जहाँ पे हमें एक रेफरेंस रिलेशन दे रखा है मर्ज सॉर्ट का। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ मर्ज सॉर्ट, सो दैट लाइक अगर कोई साथ ही साथ लर्न करे तो दिमाग में हमारे बैठ जाएगा कि इस मर्ज सॉर्ट का ऐसा ऐसा कुछ होता है। टी एन इक्वल टू 2t n by 2 प्लस ओ एन। ओके, सो ये दिस इज द रेकंसिलिएशन फॉर द मर्ज सॉर्ट। नाउ अब इसमें क्या हो सकता है, अब सबसे पहले हम इसमें ए और बी की वैल्यू दे रखी है। अब इसमें आप एक चीज़ देखो, इसमें एन लॉग बी ए सब में दे रखा है, एन लॉग बी ए, एन लॉग बी ए, एन लॉग बी ए। सो वाई डोंट वी कैलकुलेट एन लॉग बी ए फर्स्ट। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट, स्टेप 1 क्या हो जाएगा, कैलकुलेट एन लॉग बी ए। तो इस प्रोसेस में एन
log b की वैल्यू क्या है 2 और इसकी वैल्यू क्या है 2। अगर इसको इस पैटर्न से मैच करेंगे टी एन इक्वल टू ए टी एन बाई बी प्लस एफ ऑफ एन, तो ए की वैल्यू 2 एंड बी की वैल्यू भी 2, तो एन लॉग 2 दैट इज एन की पावर 1 एंड दैट इज एन ओनली। सो एन लॉग बी ए क्या होगा हमारा एन। अब हमारा फंक्शन क्या दे रखा है एन ओनली, तो अब हम एक एक करके पैटर्न को मैच करते हैं। सो एन लॉग बी ए, नाउ हियर क्या हो जाएगा एन लॉग बी ए माइनस एप्सिलॉन। तो केस 1 बोलता है कि अकॉर्डिंग टू केस 1, ठीक है, अगर हमारा एफ एन इज ओ एन लॉग बी ए माइनस एप्सिलॉन, मतलब एफ एन इज ओ ऑफ एन लॉग बी, अभी हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे दैट इज एन। सो एन की पावर माइनस अगर मैं एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ 0 रखूँ तो अगर मैं यहाँ पे इट इज समथिंग लाइक दिस, तो एन लॉग बी ए माइनस एप्सिलॉन लॉग 2 माइनस एप्सिलॉन, तो ओ एन की पावर 1 माइनस एप्सिलॉन। तो अब इसको एन बनाने के लिए मेरे को यहाँ पे 1 चाहिएगा, दैट मीन्स मेरे को अगर मेरे को इसको ओ ऑफ एन बनाना है, एन अगर मेरे को इसको ओ ऑफ एन बनाना है तो मेरे को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस एप्सिलॉन की वैल्यू को मेरे को 0 रखना पड़ेगा, तभी मेरा ये बन पाएगा ओ एन माइनस 1 0 दैट इज ओ ऑफ एन। अब एप्सिलॉन की वैल्यू क्या मैं 0 रख सकता हूँ, अगर मेरा केस क्या बोलता है, केस बोलता है कि मेरा एप्सिलॉन की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, मतलब केस 1 हमारा इसमें नहीं हुआ फुलफिल। ओके, सो केस 1 इसमें हमारा नहीं हुआ, हम यहाँ मेंशन कर देंगे केस 1 नॉट फुलफिल्ड, नॉट फुलफिल्ड। अब हम अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू केस 2, अकॉर्डिंग टू केस 2 एफ एन इज ओ एन लॉग बी ए लॉग के एन, ठीक है, जहाँ पे के की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकती है। तो अब यहाँ से क्या हुआ हमारा, ये ओ एन लॉग 2 लॉग के एन, अब यहाँ से ओ एन लॉग के एन। अब इसको एफ एन बनाने के लिए, क्योंकि एफ एन हमें दे रखा है ओ ऑफ एन, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है ओ ऑफ एन, फंक्शन जो हमारा क्वेश्चन में गिवन है दैट इज ओ ऑफ एन, तो ये ओ ऑफ एन हमें दे रखा है। तो इसको बनाने के लिए मेरे को यहाँ पे के की वैल्यू वी हैव टू पुट द वैल्यू, वी हैव टू पुट के इक्वल टू 0। तो क्या के इक्वल टू 0 रख सकते हैं हम, कंडीशन में बोलते हैं येस कि हम के की वैल्यू 0 रख सकते हैं। अगर के की वैल्यू हम 0 रख सकते हैं तो ये बन जाएगा ओ एन लॉग 0 एन, तो किसी की पावर 0 होगी तो दैट वुड बी ऑब्वियसली 1, तो ओ एन मल्टीप्लाई 1 दैट इज बिग ऑफ एन। तो मतलब यहाँ पे केस 2 फुलफिल हुआ हमारा, दैट मीन्स केस 2 फुलफिल। ओके, नाउ अब क्या बोलते हैं, अब केस 2 के हिसाब से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी मेरी, केस 2 के हिसाब से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी एन लॉग बी ए लॉग के प्लस 1 एन। ओके, नाउ वैल्यूज पुट कर देंगे हम सारी, एन लॉग ए की वैल्यू 2, ये 2 लॉग के की वैल्यू अब हमने यहाँ पे क्या पुट करी थी 0, सो 0 प्लस 1 एन, तो ये भी इट बिकम्स एन लॉग, क्योंकि log 2 इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, log 2 की वैल्यू log 1 n, तो ये बन गया मेरा ओ एन log n। सो मतलब जो हमें रेफरेंस रिलेशन जो मर्ज सॉर्ट का हमें दे रखा था, उस मर्ज सॉर्ट के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी क्या निकल के आई, द फाइनल आंसर इज n log n। ओके, सो ऐसे हम लाइक यू कैन से हम मास्टर्स थ्योरम का यूज़ करके किसी रेफरेंस रिलेशन को सोल्व करते हैं। नाउ द सेकंड मेथड जो यहाँ पे आता है दैट इज आई कैन से द इजीएस्ट मेथड जो मेरे को लगता है, एंड दैट इज द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड, नाउ इन सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, इसको ना एक काम करते हैं हम एग्जांपल के थ्रू ही सोल्व करने की कोशिश करते हैं, उससे हमें जल्दी भी समझ में आ जाएगा और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो जैसे अब इसमें हमें एग्जांपल दे रखा है, सो इधर रेफरेंस रिलेशन में दे रखा है टी एन इज 2t n/2 प्लस n। ओके, सो ये हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड दे रखा है। अब इसको हम सोल्व कैसे करते हैं, सिंपल सा कंसेप्ट है, हम जो भी हमें यहाँ पे राइट साइड में जो भी टी एन की वैल्यू आएगी, हम उस टी एन की वैल्यू को यूज़ करके जो भी हमारे पास इस राइट साइड में टी एन की वैल्यू आएगी, हम इसको वापस से डिराइव करेंगे कि क्या इसका फॉर्मूला बनेगा, पैटर्न को देख देख के। जब यहाँ हमारा n था तो हमारा n/2 हुआ, तो यहाँ पे जब हमारा n/2 है तो यहाँ पे हमारा n/4, जब यहाँ n था तो यहाँ n, जब यहाँ n/2 तो यहाँ नहीं n/2। ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट। नाउ टी एन, अब इसकी वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है, या मैं यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, putting the value of
टी एन बाई 2 इन इक्वेशन 1. ओके, सो हम इसमें वैल्यू को पुट करेंगे. तो यहाँ से मेरा टी एन वुड बी 2 टी एन बाई 2 की वैल्यू रखी, दैट इज 2 टी एन बाई 4 प्लस एन बाई 2 प्लस एन. यहाँ से मेरा बन गया 2 की पावर 2 टी एन बाई 4 प्लस एन प्लस एन, क्योंकि यहाँ से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा. यहाँ से बन गया 2 की पावर 2 टी एन बाई 4 2n. एक रिलेशन ये बन गया, तो मैं इसको अभी एक बॉक्स में डाल लेता हूँ. एक रिलेशन जो हमें क्वेश्चन में देखा था, एक तो वो था ही, ठीक है, और एक हमें ये दे दिया. हमें एक बार बस सब्स्टिट्यूशन मेथड में कोशिश करना कि आप 3 बार ही करो. 3 बार इन द सेंस कि मतलब एक बार हमें क्वेश्चन में दे रखा है, दूसरा हमने यहाँ से निकाल लिया. ओके, अब एक और इक्वेशन निकालेंगे. बस हम टोटल 3 इक्वेशन होनी चाहिए हमारे पास. अब वापिस हमारे यहाँ पे राइट साइड में क्या है, टी एन बाई 4. तो अब हम टी एन बाई 4 बनाएंगे. टी एन बाई 4 इज 2 टी एन बाई 8 प्लस एन बाई 4. ओके, जब यहाँ हमारा जब यहाँ n था तो हमने उसका हाफ किया, तो n बाई 4 था तो उसका हाफ किया. जब यहाँ n था तो उसका एज इट इज़ n, यहाँ n बाई 4 था तो उसका एज इट इज़ n बाई 4. ओके, सो नाउ आगे क्या हो जाएगा यहाँ पे. अब वापिस से हम वैल्यू को पुट करेंगे. पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी एन बाई 4 इन इक्वेशन 2. तो यहाँ से मेरा टी एन इज 2 की पावर 2 2t n बाई 8 प्लस n बाई 4 प्लस 2n. अब यहाँ से हो गया 2 की पावर 3 t n बाई 8 प्लस n प्लस 2n, बिकॉज यहाँ से ये 2 की पावर 2 इज़ नथिंग बट 4 एंड 4 यहाँ से ये 4 इसको कैंसिल कर देगा. सो आगे हमारा क्या बन गया, ये 2 की पावर 3 t n बाई 8 प्लस 3n. तो एक रिलेशन हमारे पास यहाँ से आ गया, एक रिलेशन हमारे पास ये यहाँ से आ गया. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3. अब इन 3 इक्वेशंस को मैं यहाँ पे एक बार साइड में लिख के आपको कुछ एक पैटर्न दिखाना चाहूँगा कि क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है ये. इस वाली इक्वेशन को मैंने यहाँ लिखा, दैट इज टी एन इज 2 टी एन बाई 2 प्लस एन. जैसे मैं क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ वैसे ही सारे सोल्व करेंगे. तो 2 की पावर 2 टी एन बाई 4 प्लस 2n. और फिर इस वाली इक्वेशन को टी एन 2 3 टी एन बाई 8 प्लस 3n. अब यहाँ से अगर हम इसको पैटर्न में इसको तोड़ते हैं तो यहाँ से मेरा क्या बन सकता है कि इस 4 को क्या मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ. I can write this 4 as 2 की पावर 2 and this 8 can 2 की पावर 3. Okay. So 2 की पावर 2, 2 की पावर 3. Now can you see the pattern? अगर यहाँ बाहर 2 था तो अंदर भी 2, बाहर 2 की पावर 2 था तो अंदर भी 2 की पावर 2, बाहर 2 की पावर 3 था तो अंदर भी 2 की पावर 3. ओके, यहाँ पे पावर अगर 1 थी तो यहाँ 1 मल्टीप्लाई, यहाँ 2 थी तो 2 मल्टीप्लाई, यहाँ 3 थी तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई. तो यहाँ से मैं एक पैटर्न लिख सकता हूँ, ओवरऑल पैटर्न फाइनल समिंग अप ऑल. पैटर्न मेरा क्या निकल के आया यहाँ से कि टी एन 2 की पावर आई, जहाँ पे आई मेरा आई की वैल्यू चेंज हो रही है 1 2 3 ऐसे. टी एन की पावर जब मेरा बाहर 1 था तो यहाँ 1 आया, जब यहाँ 2 था तो 2 आया, 3 था तो 3 आया. तो मतलब यहाँ आई होगा तो यहाँ पे आई आएगा. प्लस जब यहाँ 1 था तो यहाँ 1 आया, जब 2 था तो 2 आया, जब 3 था तो 3 आया. यहाँ जब आई है तो यहाँ पे आई एन आएगा. ओके, तो ये मेरा क्या निकल के आया पैटर्न. तो यहाँ से मेरी टी एन की वैल्यू आ गई. ओके, सो अभी तक यहाँ तक मेरी टी एन की वैल्यू आ गई है. अब हमारे पास इसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सॉल्विंग होगी तो हमेशा क्वेश्चन में एक चीज़ और दी होगी, एक गिवन कंडीशन दी होगी. गिवन कंडीशन क्या होगी कि वो ये देगा कि T1 पे वैल्यू क्या होगी, दैट इज़ 1. मतलब बेसिकली वो बेस कंडीशन देगा हमें कि T1 पे वैल्यू 1 हो. अब हमारे पास ये पैटर्न फॉलो हो गया. अब हमें इतना पता है कि T1 पे वैल्यू 1 है, तो क्या मैं इस Gn/2i को इसको मेरे को T1 बनाना है. ओके, क्योंकि मेरे को T1 की वैल्यू पता है 1, सो इसलिए मेरे को इसको 1 बनाना है. यानी n/2i को मेरे को क्या बनाना है, 1 वैल्यू बनानी है. अगर मेरे को इसको 1 बनाना है तो n की पावर n इक्वल टू 2i. अब यहाँ पे मैं दोनों साइड log टू द बेस 2 ले लूँगा. तो यहाँ से मेरा ये क्या हो गया log 2n, यहाँ से मेरा क्या आ गया i. तो यानी i की वैल्यू log 2n के लिए जब i की वैल्यू log 2n रखूँगा मैं, तो दिस होल फ्रैक्शन वुड टर्न इनटू t की पावर 1, t इंटू 1. और जब t इंटू 1 हो जाएगा तो मेरी T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1. तो अगर मैं यहाँ पे पुटिंग i इक्वल टू log 2n, तो यहाँ Tn इक्वल टू 2 की पावर log 2n t. अब n/2i की वैल्यू तो हमारी 1 हो जाएगी इस केस में. ओके, तो t ऑफ 1 प्लस log 2n मल्टीप्लाई बाय में n.
ओके, तो यहाँ से मेरा 2 की पावर log 2 है, यानी अगर मेरा मैथ्स का फॉर्मूला है a log a m है, तो अगर मेरा बेस और पावर मतलब बेस और जो भी मेरा एक्सपोनेंट का वो है अगर वो सेम हो जाता है तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो हमारा log जिसका हमें log निकालना है वही वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी n t ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, t ऑफ 1 की वैल्यू 1 है प्लस log n और n, तो यहाँ से मेरा क्या आ गया n log टू द बेस 2n, यहाँ से n प्लस log 2n। अब इसमें से डोमिनेटिंग टर्म कौन सी है, डोमिनेटिंग टर्म है n log 2n। क्यों है डोमिनेटिंग टर्म, क्योंकि अगर मैं n और log 2n में से कंपेयर करूँ, ठीक है, दोनों में से कौन सी बड़ी है, तो जब n की वैल्यू 1 रखी तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या आ रही थी 0, जब यहाँ वैल्यू मैंने 2 रखी तो यहाँ वैल्यू क्या आ रही थी 2 मल्टीप्लाई log 2 दैट इज़ 1 दैट इज़ 2, यहाँ पे वैल्यू सेम आ रही थी। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो दोनों में अगर मैं इस n को कॉमन ले लूँ तो यहाँ से मेरे पास ये 1 बचेगा और यहाँ पे मेरा log 2n बचेगा, ठीक है, और तो ये कॉन्स्टेंट रह जाएगा और ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर आपको log का ग्राफ पता हो तो दैट इज़ ए इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, सो log 2n, सो यानी मेरा दोनों में से n log 2n ज़्यादा बड़ी टर्म डोमिनेटिंग टर्म है, तो tn में से हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे और सिर्फ हमारे पास बचेगा n log 2n, तो ये हमारी इसकी बन जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो tn इज इक्वल टू बिग O ऑफ n log 2n। ओके, सो ऐसे हम सब्स्टिट्यूशन के मेथड को सोल्व करते हैं बेसिक। सो ये तो था हमारा सेकंड मेथड। अब हमारा थर्ड मेथड रहेगा द लास्ट मेथड, दैट इज रेकरेंस ट्री। ओके, सो रेकरेंस ट्री आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, बट एक बार कोशिश करेंगे कि अच्छे से समझाने की। रेकरेंस ट्री, ओके, रेकरेंस ट्री का बेसिकली जो मतलब बता रहा है, रेकरेंस मतलब एक तरीके से आप रिकर्जन समझ सकते हो, तो ट्री बेसिकली यानी ट्री लाइक स्ट्रक्चर। तो इसमें हम बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन आता है हम उस क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं इन अ ट्री फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर, और उस ट्री लाइक स्ट्रक्चर से फिर हम सोल्व करते हैं। अब इसमें होता क्या है कि एक हमने ट्री बना लिया, ओके, कंसिडर दिस कि हमने इसको ट्री बना लिया और ये आगे चलता जा रहा है, ठीक है। अभी जो ट्री बना लिया, अब इसमें से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालेंगे, हम ये ट्री को बनाते रहेंगे जब तक हमें कुछ पैटर्न ना मिल जाए। और पैटर्न इसमें किस टाइप का होता है, या तो अरिथमेटिक AP जो हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने मैथ्स में पढ़ा था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इस टाइप का कुछ हमें पैटर्न मिलता है। तो जब हमें वो पैटर्न मिल जाता है हम उस ट्री को बनाना स्टॉप कर देते हैं, एंड उसके बाद फिर हमारे पास जो जितने भी हमारी ये ट्री नोड्स है हम इन ट्री नोड्स का सम करते हैं लेवल बाय लेवल। लेवल बाय लेवल का क्या मतलब हो गया कि हम पहले इसका सम निकालेंगे, उसको यहाँ पे लिख लिया, इसका निकालेंगे फिर इसको यहाँ लिख लिया, इसका निकालेंगे फिर इसको यहाँ लिख लिया, फिर जब इन सब का हो जाएगा फिर हम इन सबको प्लस करके जो वैल्यू आएगी हमारे पास दैट वुड बी अ फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, एक क्वेश्चन के थ्रू हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो लेट्स टेक एन रेकरेंस रिलेशन Tn is equal to Tn/4 Tn/2 प्लस Cn स्क्वायर, जहाँ पे C एक कॉन्स्टेंट है। ओके, नाउ अब हमें क्या दे रखा है, पहले इसको समझते हैं। जब भी हमारे पास ये T आता है तो T का मतलब क्या होता है कि हमने कहीं पे ब्रेक किया है, ओके, यानी उसको 4 टाइम्स ब्रेक किया है, इनपुट साइज को हमने 4th टाइम उसको डिक्रीज कर दिया Tn/2, फिर उसको Cn स्क्वायर। अब ये तो हमने डिवाइड किया है, ये भी डिवाइड किया हमने, ये भी डिवाइड किया है। अब डिवाइड करने के बाद उनको जो रिजल्ट आएगा, जो स्मॉलर रिजल्ट आएगा, एक बड़ी प्रॉब्लम को अगर हमने 2 में डिवाइड कर दिया, ठीक है, उसके बाद उसको जब ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने की भी कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो लगेगी, तो वो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो लगेगी वो होती है हमारी राइट साइड, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्कर, कि ज्वाइन करने की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्वेश्चन में दी होती है हमें। ओके, सो वो हमें दे रखे यहाँ पे Cn स्क्वायर। सो हम इसका रेकरेंस ट्री कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हमारे पास आएगा कॉन्कर दैट इज Cn स्क्वायर, डिवाइड किस में हुआ Tn/4 में, Tn/2 में। अब जब Tn/4 आया तो Tn/4 का पैटर्न लिखो, Tn/4 का पैटर्न क्या हुआ, Tn/16 Tn/8 और Cn स्क्वायर 16। तो अब इसको हम इससे रिप्लेस कर देंगे, Tn/4 को किससे रिप्लेस कर देंगे, Cn स्क्वायर 16 से रिप्लेस कर देंगे, और डिवाइड कहाँ होगा ये Tn/16 में और Tn/8 में। ऐसे Tn/2, अब Tn/2 है तो Tn/2 का पैटर्न भी लिखना पड़ेगा। सो Tn/2 का पैटर्न दैट इज Tn/8 प्लस Tn/4 Cn स्क्वायर 4। ऐसे इसको हम रिप्लेस कर देंगे, Tn/2 की जगह क्या आ जाएगी वैल्यू Cn स्क्वायर 4, और किस में डिवाइड हुआ ये Tn/8 Tn/4, तो ये इसमें डिवाइड हो गया। अब ऐसे हम Tn/16 की वैल्यू निकालेंगे, Tn/8 की वैल्यू और Tn/4 की वैल्यू। सो वी गॉट द 3 वैल्यूज ऑफ n/16 n/8 n/4। अब हम इसको सारे को रिप्लेस करा देंगे, यानी इस n/16 को हम किससे रिप्लेस कराएंगे, n/16 को हम रिप्लेस करेंगे Cn स्क्वायर 256 से, और ये आगे कहाँ डिवाइड हुआ Tn/64 Tn/32। ऐसे ही जब हमने n/8 को किया तो n/8 को किससे रिप्लेस कराएंगे, n/8 को रिप्लेस कराया हमने Cn स्क्वायर 64 और
डिवाइड किस में हुआ, टी एन बाई 32 टी एन बाई 16। अगेन टी एन बाई 8 को किया हमने, तो टी एन बाई 8 तो भैया सेम ही है, तो हम इसको यहीं से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ओके, नाउ अब टी एन बाई 4 को रिप्लेस करना है, तो टी एन बाई 4 को हम कैसे रिप्लेस करेंगे, टी एन बाई 4 को हम रिप्लेस कर देंगे सी एन स्क्वायर बाई 16 से, जहाँ दो वैल्यूज में डिवाइड हुई है, टी एन बाई 16 और टी एन बाई 8। ऐसे ही सारी वैल्यूज आगे चलती जाएंगी। अब इसमें पैटर्न कुछ अगर हमें देखने को मिल रहा है, तो क्या पैटर्न है ये, यहाँ पे हमारा क्या था, सी एन स्क्वायर, यहाँ क्या था हमारा सी एन स्क्वायर और सी एन स्क्वायर बाई 4, सी एन स्क्वायर बाई 256, सी एन स्क्वायर बाई 64, सी एन स्क्वायर बाई 64, सी एन स्क्वायर बाई 16। ओके, अगर हम देखें कहीं ना कहीं तो इसमें पैटर्न क्या है कि अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई 4 कर दूँ तो ये बन जाता है, मल्टीप्लाई 4 किया तो ये बन गया, मल्टीप्लाई 4 किया तो ये बन गया, तो मतलब हमें कुछ पैटर्न मिल रहा है। ओके, सो वी कैन गेट द पैटर्न। सो इसलिए हम क्या करेंगे, इतने पार्ट को हम थोड़ा छोटा कर देंगे इसको। ओके, अब यहाँ से क्या है, यस अब यहाँ से हमारा क्या मिल रहा है हमें, सी एन स्क्वायर, यहाँ से अगर हम इसको प्लस करते हैं तो सी एन स्क्वायर बाई 16 प्लस सी एन स्क्वायर बाई 4, दैट वुड बी, अगर मैं इसको 4 से ऊपर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूँ तो 16, 5 सी एन स्क्वायर बाई 16 बन गया। और यहाँ से क्या बन गया हमारा, सी एन स्क्वायर बाई 256 प्लस सी एन स्क्वायर बाई 32 प्लस सी एन स्क्वायर बाई 16। नाउ अगेन मैं अगर एलसीएम लेता हूँ इसका, इसको मैंने दोनों साइड ऊपर 8 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे 256 बन जाएगा, इसको दोनों साइड ऊपर 16 से किया तो नीचे 256 बन जाएगा। तो टोटल क्या से आया 8 और 16 और 25, तो 25 सी एन स्क्वायर बाई 256। ऐसे ही सारा पैटर्न आगे चलता रहेगा। तो बेसिकली अगर मैं इनमें से अब इस टर्म को सी एन स्क्वायर 5 सी एन स्क्वायर बाई 16 और इसको उठाऊँ एंड इसको लिखता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास क्या पैटर्न बन के आएगा इधर, इट वुड बी सी एन स्क्वायर प्लस 5 सी एन स्क्वायर, so 5 cn square by 16 plus 25 cn square by 256 and so on। तो बेसिकली अभी तक हमने किया गया है, अभी हमने यहाँ पे इसको प्लस किया, इन दोनों को प्लस किया, इनको प्लस किया, तो हमारे पास ये रिजल्ट्स आ गए सारे 1 2 3। अब ये तीनों आ गए तो अब हम इन तीनों को प्लस करेंगे, इसको प्लस एंड वी विल गेट दिस रिजल्ट। ठीक है, अब हम बस इसको सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करने के लिए अब हम इसको आगे क्या करेंगे, हम सी एन स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। सी एन स्क्वायर को एक बार कॉमन लिया तो क्या बन गया 1 5 बाई 16 25 बाई 256 एंड सो ऑन। सो अब यहाँ से मेरा क्या बन गया, अगर मैं इसको देखता हूँ तो सी एन स्क्वायर, अभी मेरा जी पी है, इट्स अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, एज यू कैन सी इट्स अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इट्स जी पी ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म a is 1 and the common ratio as you can see that is r की वैल्यू क्या है 5 बाई 16। आप देख सकते हो तो यहाँ पे 5 बाई 16 को जब मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, what happened, yes, तो यहाँ से 1 को जब मैंने 5 बाई 16 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 5 बाई 16, तो मेरा ये बन गया। ओके, जब 5 बाई 16 को मैंने फिर 5 बाई 16 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 25 बाई 256, जो कि मेरा इसके साथ मैच कर रहा है। सो बेसिकली मेरा क्या है, जी बी है, कॉमन रेशियो विद आर की वैल्यू 5। ओके, यस, सो फर्स्ट टर्म दिस। अब ये किसकी कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिट तक जा रहा है, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये वाली प्रोसेस कितनी लंबी जाएगी, ये सारी इन्फिनिट तक जाएगी। तो यहाँ पे हमारे रिजल्ट्स भी इन्फिनिट तक आएंगे, तो हम इसको जब सम करेंगे तो भी हमारा इन्फिनिट आएगा। तो बेसिकली हमें इस जीपी का हमें वो निकालना है, टोटल सम निकालना है अप टू इन्फिनिटी। सो किसी भी जीपी का अगर हमें फॉर्मूला निकालना है सम ऑफ इन्फिनिटी का, तो दैट वुड बी a/1 माइनस आर। ओके, तब यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, ए तो हमारी वैल्यू है 1 और 1 माइनस आर क्या है 5 बाई 16। तो अब इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो ये बन जाएगा 16/11। ओके, सो ये बन गया मेरा 16c/11 n स्क्वायर। ओके, अभी टी एन की वैल्यू मेरी ये आई है, तो दिस इज होल टी एन।